क्या होगा? हाँ, इनवर्स ट्यूमेटिकल फंक्शन। हमने कहाँ से मिटाया है? तो तुम लोग मिटाने की जरूरत क्या है? चलो देखो, तो इनवर्स फंक्शंस को पहले समझो। इनवर्स फंक्शन जैसे कि अलजेब्रा में होता है और ट्योमेट्री के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो इनवर्स फंक्शंस के लिए जो आपको लास्ट में बताए थे वो आपको पहले ध्यान आना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे कि मतलब ट्योमेटिकल फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इनवर्स फंक्शन के लिए बताए थे कि अगर कोई फंक्शंस का इनवर्स फाइंड करना है तो फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अगर 1 1 ऑन 2 नहीं है कोई फंक्शन तो आपका इनवर्स नहीं निकल सकता। और यहाँ पर ये फंक्शन का इन्वर्टेबल होने के लिए आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। मान लो किसी एग्जाम में आपको ऐसा पूछा गया कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टेबल होता है, तो इन्वर्टेबल का मतलब किसका इनवर्स निकल सकता है। तो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, दैट इज 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 1 ऑन 2, है ना, 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, तभी जाके वो फंक्शन को हम लोग इनवर्स फंक्शन कह सकते हैं। अब इसका रीजन भी बताए थे आपको कि 1 1 अगर नहीं है तो आप उसका इन्वर्टेबल नहीं कर सकते, ऑन 2 नहीं है तो भी इनवर्स नहीं निकल सकता, ये हम आपको एग्जांपल लेके बताए थे। तो यहाँ पर जैसे कोई फंक्शन है, मान लो a टू b अगर डिफाइन हुआ तो इनवर्स डिफाइन जब हम लोग करते हैं तो क्या लिखते हैं, एफ इनवर्स क्या हो जाता है, b टू a हो जाता है ना, क्या हो जाता है, b टू a। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका फंक्शन क्या हो, 1 1 ऑन 2 हो। आप ये समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हो, मान लो हम एक सेट ले लिए, जैसे यहाँ पर ये a है और ये b है। अब जैसे देखो x1 x2 x3 है यहाँ पर, और इसमें है आपका y1 y2 y3, और आपको बोला गया कि बताओ ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो पेयर बना दी x1 y1 से, x2 y2 से, x3 y3 से। तो देखो यहाँ पर ये फंक्शन है a टू b में डिफाइंड है ना, तो ये उसका डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। अब ये फंक्शन देखने से क्या लग रहा है आपको, 1 1 ऑन 1 1 है, ऑन टू भी है क्योंकि रेंज कोडोमेन सेम है। इसका रेंज क्या है, y1 y2 y3 है, कोडोमेन भी क्या है, y1 y2 y3 है। तो रेंज कोडोमेन सेम है और ये 1 1 1 से 1 कनेक्टेड है, इसलिए 1 1 ऑन 2 हो गया। अब अगर आप इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स का मतलब क्या हो गया, b2a। इनवर्स का मतलब क्या होता है, b2a। तो इनवर्स फंक्शन जब निकालोगे तो जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन बनेगा, और जो इसका डोमेन था वो रेंज बनेगा। तो देखो इसका जो रेंज है वो इसका डोमेन बनने वाला है। तो y1 y2 y3 से आप इधर से देखो फंक्शन को डिफाइन करोगे तो y1 x1 से कनेक्टेड है, y2 x2 से कनेक्टेड है, y3 x3 से कनेक्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये डिफाइंड हो गया, इसका मतलब इनवर्स निकल सकता है। लेकिन अगर यहीं पर मान लो हम थोड़ा सा चेंज कर दे, जैसे मान लो हम a ले लिए और ये b ले लिए, यहाँ पे लिख दिए हम x1 x2 x3 और यहाँ पे लिख दिए हम लोग y1 y2 y3, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको बोले कि फंक्शन का मान लो x1 का पेयर y1 से बना, x2 का y2 से बन गया, और फॉर एग्जांपल x3 का भी y2 से बन गया, ठीक है। मान लो ये y3 नहीं भी लेते हैं सपोज। अब से बोला गया कि बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, तो फंक्शन तो है ना, इसको फंक्शन कह सकते हो। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन है। अगर आपसे पूछा जाए फंक्शन कैसा है तो आप क्या बोलोगे, मेनी वन है और ऑन टू है। ऑन टू कैसे है, क्योंकि यहाँ पर रेंज कोडोमेन सेम है, रेंज कितना y1 y2, कोडोमेन y1 y2 है। लेकिन इनवर्स फंक्शन को जब आप डिफाइन करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर देखना ये फेल कर जाएगा। कैसे, क्योंकि इनवर्स फंक्शन जब डिफाइन करोगे तो ये इसका डोमेन बनेगा, ये इसका रेंज बनेगा। जब इधर से देखोगे डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो देखो y1 का x1 से पेयर है, ठीक है, पर y2 का क्या होगा, दो पेयर बन गया, x2 के साथ भी और x3 के साथ भी। और आपको क्या बोले थे, किसी भी फंक्शंस में जो डोमेन का एलिमेंट होता है उसका एक ही पेयर होना चाहिए, एक से अधिक पेयर हुआ तो वो फंक्शन नहीं कहलाता है। इसका मतलब y2 का तो कितने पेयर बन गया, दो पेयर, इस साइड से देखो इस साइड से, तो फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। तो इसी तरह से सारा फेल कर जाएगा, यानी 1 1 इन 2 रहेगा तो भी फेल करेगा, मेनी वन ऑन 2 रहेगा तो भी फेल करेगा, मेनी वन इन 2 रहेगा तो भी फेल करेगा, बस फेल नहीं क्या करेगा, 1 1 ऑन 2। इसीलिए फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। ये आपको हम पिछले वाले लेक्चर में पूरा बता दिए हैं, तो आप लोग उसको देख लेना, ये पूरा मतलब सारी बात बताएं कि 1 1 ऑन 2 और 1 1 इन 2 में क्या होगा। तो आप वहां पर देखोगे तो आप एक ही सिचुएशन है जहां पर इनवर्स निकल पाता है, बाकी में इनवर्स फेल कर जाता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल ले देख सकते हो, ये फेल कर चुका है, इसका इनवर्स नहीं निकल सकता, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो फंक्शन का इनवर्स कब निकलेगा, जब फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1 ऑन 2 होगा। तो बेसिक बात है जो आप ध्यान रख सकते हो। ये तो हो गया फिर भी अलजेब्रिक बात जो आप यहाँ पर आसानी से कंट्रोल कर लोगे, समझ जाओगे। अब बात करना हम लोग ट्योमेट्रिकल फंक्शंस का, ट्योमेट्रिकल फंक्शंस का इनवर्स कैसे निकलेगा। और ट्योमेट्री के साथ एक बहुत बड़ा पंगा है, क्या पंगा, कि ट्योमेट्रिकल फंक्शन जो होता है वो कोई भी फंक्शंस 1 1 नहीं होता है। जैसे अलजेब्रिक में बहुत सारा फंक्शन है जो डायरेक्टली 1 1 है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 1 होगा। लेकिन जो आपका ट्योमेट्रिकल फंक्शन है वो कोई भी फंक्शन 1 1 है ही नहीं। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हो कि ट्योमेट्री का सारा फंक्शन क्या करता है, अपने वैल्यू को रिपीट करता है। जैसे देखो sin 30 वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 30 वैल्यू 1/2 होता है ना, लेकिन आपको साइन 150 वैल्यू भी देखो तो 1/2 ही होगा। साइन 150 वैल्यू भी क्या होगा, 1/2 होगा। इसी तरह से tan 30 1/√3 होता है,
लेकिन tan आप 5 प्लस पाई बाय 3 करोगे, पाई बाय 6 करोगे तो भी वो क्या हो जाएगा आपका 1 यानी √3/2 ही होगा। तो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू 1/√3 लेते हैं ना हम लोग, तो tan 30 1/√3 है और पाई प्लस पाई बाय 6 यानी 7 पाई बाय 6 पर निकालेंगे तो भी क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो पंगा ये है कि सारे के सारे फंक्शन जो है, जितना न्यूमेरिकल फंक्शन है उसमें से कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं है। इसका मतलब कोई भी इन्वर्टेबल डायरेक्टली नहीं हो सकता अपने डोमेन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 1 1 फॉर्म करना पड़ेगा। जब तक वो 1 1 नहीं फॉर्म होगा तब तक आप उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर एक समझने के लिए हम एक फंक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, बाकी को आप उससे कर सकते हो, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग कर देंगे। तो sin x का समझना बहुत आसान काम है, तो sin x का देखो और उससे बाकी आप रिलेट कर सकते हो। तो जैसे अगर हम sin x की बात करते हैं, y इक्वल्स टू sin x, अब इसका इन्वर्स निकालते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, क्या करना पड़ेगा, ये बात आपको समझना है। तो पहली बात तो दिमाग में फिट रखो कि जितने भी न्यूमेरिकल फंक्शन है उसमें से कोई भी 1 1 नहीं है। इसका मतलब कोई भी इन्वर्टेबल तो नहीं है फिलहाल के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या करना पड़ेगा कि इन्वर्टेबल हो जाएगा। और यहीं से जो इसका स्टोरी है वो शुरू होता है और इसी से जो है ना धीरे 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 क्वेश्चन का लेवल, आप किसी भी लेवल तक क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर sin x के बारे में पहले समझो। अब क्योंकि sin x को समझना थोड़ा आसान है तो इसीलिए आप इसको देखो और समझो क्या होगा। तो sin x का आप ग्राफ जानते हो, sin x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है sin x का ग्राफ, ये बात तो सब लोग जानते होंगे। sin x का ग्राफ थोड़ा पहचानना आसानी है। ये इसका क्या होता है 0, ये क्या हो गया 90, ये क्या हो गया पाई, ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, फिर कितना हो जाएगा ये 5 पाई बाई 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 पाई, है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको माइनस पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा -3 पाई बाई 2 और ये कितना हो जाएगा -2 पाई। और यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। समझ रहा बात। अब आपको बताए थे अगर 1 1 को चेक करना है तो आप हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन से देख सकते हो। ये कितनी बार कट करेगा, इनफाइनाइट टाइम कट कर देगा इसको हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो पक्का नहीं है। समझ रहे, ऑन टू तो हम थोड़ी देर के लिए बोल भी सकते हैं कि अगर रेंज कोऑर्डिनेट सेम कर दे तो आप बोल दोगे कि ऑन टू है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, तो समझिए ये sin x का ग्राफ है। अगर आपसे कोई पूछे इसका डोमेन बताओ क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे इसका डोमेन, बोलो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। डोमेन का मतलब ऑन एक्स एक्सिस, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट बोलो या रियल बोल सकते हो। अगर हम इसका रेंज की बात करें तो रेंज क्या बोलोगे आप, -1 से 1, रेंज क्या हो जाएगा -1 से। समझ बात। इसका मतलब अगर इस फंक्शन का हम लोग डिफाइन करें तो हम लिख दिए R2, यहाँ पर लिख दिया -1 से 1। ठीक है, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये फंक्शन ऑन टू तो हो गया क्योंकि रेंज -1 से 1 है, कोड में -1 से 1 है और हम लोग ऑन टू बोल देंगे। लेकिन अभी भी ये 1 1 नहीं बना है। 1 1 कैसे बनाओगे, 1 1 तो बना भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर रेंज कोड में को संभालना आसान है क्योंकि आप -1 से 1 इसका रेंज है, आप कोड में -1 से 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर डोमेन को कैसे संभालो, क्योंकि डोमेन तो उसका एक्चुअल में देखा जाए तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है। और हमें ये भी पता है कि अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में इसको देखेंगे या इसको डोमेन में देखेंगे तो ये 1 1 तो नहीं हो पाएगा। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके पार्ट, इस फंक्शंस को कैसे 1 1 बनाया जाए। अब इसको समझने के लिए बहुत आसान है। देखो अगर ये ग्राफ है, अगर आपको चेक करना है 1 1 है कि नहीं, तो हम क्या बोले आपको हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन से ड्रॉ करके देख लो। और हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन देखोगे तो यहाँ पर ये कई बार कट कर देगा और ये फंक्शन 1 1 नहीं होने देगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका वो पार्ट को कट कर लेते हैं, इसमें से इस फंक्शंस का उस पार्ट को कट कर लेते हैं जहां से वो रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो कोई भी साइन थ्योरेटिकल फंक्शन जो है, यानी साइन की अगर बात करें तो साइन अपना वैल्यू कब रिपीट करेगा, 90 के बाद। 90 से पहले तो रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब अगर तुम ये 90 वाला जो देख रहे हो, अगर यहां से इसको कट कर लो और इधर -90 से कट कर लो तो ये फंक्शन जो है इतना पार्ट इसका रिपीट नहीं कर रहा है। यानी देखो 0 से पाई बाई 2 में वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होता है, 0 से माइनस पाई बाई 2 से 0 में सेम चीज नेगेटिव में दे रहा होता है। लेकिन जैसे ही तुम 90 से आगे बढ़ोगे ये वैल्यू फिर को रिपीट कर लेगा। लेकिन -90 से 90 में देखोगे तो ये अपने वैल्यू को रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब अगर सिर्फ इतना पार्ट लिया जाए -90 से 90 तो ये फंक्शन 1 1 बन सकता है। तो यहाँ पर अगर मान लो हम ये ग्राफ ले लें -90 से 90 के बीच में, तो यहाँ पर देखो ये ग्राफ देते हो, ये ग्राफ आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। ये वैल्यू कितना है इसका पाई बाई 2 और ये वैल्यू कितना है -पाई/2। अब जब 1 1 टेस्ट करके देखो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे तो कितनी बार कट करेगा, एक ही बार कट करेगा। यहाँ पर देखो तो ये भी एक ही बार कट करेगा, यहाँ पर देखो ये भी एक ही बार कट करेगा। इसका मतलब कि अगर हम -पाई/2 से पाई/2 में इस फंक्शन को ले लेते हैं, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन अब 1 1 हो चुका है। अब इस बीच में अपना वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि इसका जो डोमेन है, जो डोमेन रियल नंबर था, उस रियल नंबर को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कहाँ पर, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। कहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, -पाई/2 से पाई/2 में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर -पाई/2 से पाई/2 वाला पार्ट लेते हैं तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। मान लो ऑन टू तो पहले ही बना दिए थे हम लोग,
1 आपको क्रिएट करना है तो -π/2 से π/2 आपको लेना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आ जाता है, क्या -π/2 से π/2 ही ले सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी एक सर्टेन इंटरवल ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो रिपीट ना कर रहा वैल्यू अपना। ऐसा नहीं है कि -π/2 से π/2 ही लेना सही है, बाकी लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो बोर्ड लेवल पर देखा जाए तो -π/2 से π/2 में दिया जाएगा, लेकिन जेई वगैरह में तो आपको कहीं का भी कोई भी इंटरवल पूछ सकता है, इसलिए कोई भी वैल्यू पूछ देता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग ये जो -π/2 से π/2 लिए, उसका रीजन क्या है? क्योंकि इस बीच में वो रिपीट नहीं कर रहा है। दूसरी बात है, इस बीच में अपना फंडामेंटल वैल्यू देता है, प्रिंसिपल वैल्यू को देता है। लेकिन अगर कोई चाहे तो π/2 से 3π/2 ले लेगा, तो ऐसा नहीं कुछ अनर्थ हो जाएगा। π/2 से 3π/2 में भी देखोगे तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना ही पार्ट ले लो। 3π/2 से तुम चाहो तो यहाँ पर 5π/2 के बीच में ले सकते हो। इसका मतलब कोई भी इंटरवल आप ले सकते हैं, लेकिन उस इंटरवल में अपने वैल्यू को रिपीट ना कर रहा हो, तो वो सब के सब इन्वर्टेबल होगा। लेकिन आइडियली हम लोग क्या देखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू को ले रहे होते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू पर डिफाइन कर रहे होते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, -π/2 से π/2 लेते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, खास करके साइन फंक्शन जो है, वो अपना प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पर देगा? -π/2 से π/2 के बीच में ही देगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ बन गया और ये फंक्शन आपका यहाँ पर इन्वर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अब ये फंक्शन क्या हो गया? 1 1 on 2 हो गया। ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 on 2। और 1 1 on 2 हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2। और यहाँ पर देखोगे तो इसका रेंज क्या ले लिया हम लोग, यानी कोड डोमेन -1 से 1। और ये फंक्शन अब क्या हो जाएगा? 1 1 भी हो जाएगा, on 2 भी हो जाएगा। इसका मतलब अब ये फंक्शन एलिजिबल है किसके लिए? इन्वर्टेबल होने के लिए, यानी आप इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। पर अभी भी ये इन्वर्स नहीं है, अभी ये फंक्शन तैयार हुआ है इन्वर्स निकालने के लिए, पर इसको इन्वर्स निकालेंगे कैसे, ये हम लोग समझना है। तो देखो, ग्राफिकली अगर आपको जानना है कि कोई फंक्शन इन्वर्टेबल होगा तो कैसा होगा, तो देखिए कोई भी फंक्शन जो होता है, अगर आप इन्वर्टेबल की बात करोगे तो इन्वर्स फंक्शन जो होता है ये सिमेट्रिक होता है y = x लाइन के। किसका सिमेट्रिक होता है? y = x लाइन। ये हम लास्ट क्लास में आपको बताए भी थे, जो इन्वर्स फंक्शन पढ़ा रहे थे, तो कि अगर कोई फंक्शन है, मान लो आपसे बोला जाए कि मान लो ये एक फंक्शन, ये y = x लाइन है, y = x लाइन है, मान लो ये ग्राफ है ऐसा, ये fx है। आपको बोला जाए इसका इन्वर्स फंक्शन कैसा होगा? इसका सिमेट्रिक है ना, जस्ट सिमेट्रिक बना दो, ये उसका इन्वर्स होगा। समझा ना बात? यानी कोई फंक्शन अपने इन्वर्स के सिमेट्रिक कब होता है? y = x लाइन के। जैसा आप लोग पढ़े इवन फंक्शन के सिमेट्रिक कौन होता है? y एक्सिस के सिमेट्रिक कोई फंक्शन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। ऑरिजिन के सिमेट्रिक रहता है क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। उसी तरह से आप ध्यान रखो, अगर y = x लाइन के कोई ग्राफ सिमेट्रिक है, इसका मतलब दोनों फंक्शन का एक दूसरे का इन्वर्स है। एक दूसरे का क्या? वो इन्वर्स है। ठीक, आ रही बात समझ में? तो आप ये ध्यान रखो, इवन के लिए ध्यान रखते हो, ऑड के लिए ध्यान रखते हो, उसी तरह से इन्वर्स के लिए भी ध्यान रखो कि इन्वर्स फंक्शन सिमेट्रिक वर्ड क्या होता है? y = x लाइन होता है। अब इसी बात को यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर किसका इन्वर्स फाइंड करने वाले हैं। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको sin x का ग्राफ देखे आप, तो sin x का जो पार्ट लिए हम लोग, ये sin x का पार्ट लिए, और ये यहाँ पर क्या ले लिए हम लोग? ये ले लिए हम लोग π/2, और यहाँ पर क्या ले लिए हम लोग? -π/2। ये -π/2 है ना, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर क्या आपका -1। यहाँ ध्यान से देखना। तो देखो, ये फंक्शन का डोमेन क्या है आपका? यहाँ पर इस फंक्शन को अगर डोमेन देखोगे तो इसका डोमेन क्या है? बोलो, डोमेन ऑफ f कितना है? -π/2 से π/2। और रेंज कितना हो गया? -1 से 1। रेंज जो है इसका वो क्या है? -1 से 1 है, रेंज है -1 से। ठीक है, और ये फंक्शन अभी इन्वर्टेबल है। अब यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, y = x लाइन एक ड्रॉ करते हैं। ये लाइन जो है ये क्या आपका? y = x लाइन है। ठीक है, ये समझो एक मिरर है y = x लाइन, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? इसका सिमेट्रिक होता है। अब क्या करो, इस ग्राफ का इसका सिमेट्रिक ड्रॉ करो। जब तुम ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा तुम्हें? ये जो ग्राफ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, एग्जैक्टली अगर देखोगे यहाँ पर तो बेसिकली कैसा दिखेगा बताओ? ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये ऐसे दिखेगा, और ये नीचे वाला पार्ट क्या दिखेगा? ऐसे दिखेगा, है कि नहीं? यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा होगा। तो अगर इस ग्राफ को हम बाहर से फिर से ड्रॉ करें तो इन्वर्स वाला जो ग्राफ तुम्हें दिख रहा होगा, इन्वर्स वाला ग्राफ, वो ऐसे दिखेगा और ये ऐसे दिखेगा ना। ये जो अगर तुम मिरर में देखोगे तो सिर्फ ग्राफ ही शिफ्ट नहीं होगा, इसका वैल्यू भी शिफ्ट होगा। ये जो π/2 तुमको यहाँ पर दिख रहा है, π/2 कहाँ दिखेगा? यहाँ पर दिखेगा मिरर में। इसका मतलब ये जो π/2 था, ये π/2 यहाँ पर आ जाएगा। ये जो -π/2 था कहाँ दिखेगा? नीचे दिखेगा। इसका मतलब -π/2 यहाँ पर आ जाएगा। ये जो 1 दिख रहा था, 1 किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, है ना? यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? -1। समझ आ रहा बात? ये अगर हमारा फंक्शन, ये फंक्शन मान लो fx था, तो ये उसका क्या हो गया? इन्वर्स हो गया, f इन्वर्स x। समझ आ रहा बात? अब मुझे बताओ इसका डोमेन कितना है? डोमेन बताओ कितना है? -1 से 1।
और रेंज कितना है, -π/2 से π/2, -π/2 से क्या है, π/2। अब यहाँ पे एग्जैक्टली देख रहे होगे कि ये जो डोमेन है, जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज हुआ है, जो इसका रेंज है उसका डोमेन हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ एफ इनवर्स डोमेन ऑफ एफ के बराबर होता है। ऐसा बोलते हैं हम लोग कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स किसके इक्वल होता है, रेंज ऑफ एफ के इक्वल होता है, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स बराबर डोमेन ऑफ एफ होता है। लेकिन ध्यान रखना ये तभी होता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। ये क्या ध्यान रखना आपको, ये तभी होगा जब फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स रेंज ऑफ एफ के बराबर नहीं बोल सकते आप। बात समझ आ रहा है, ये ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं इसको याद रख लेता है कि अच्छा उल्टा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, एफ इनवर्स एफ के इक्वल होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तभी कर सकते हैं आप जब आपका फंक्शन क्या हो, इन्वर्टेबल हो, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन हो। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स रेंज ऑफ एफ के इक्वल होगा और रेंज ऑफ एफ इनवर्स डोमेन ऑफ एफ के इक्वल होगा। क्योंकि अगर तुम साइन का एक्चुअल ग्राफ देखो तो एक्चुअल डोमेन क्या था उसका, रियल, रेंज क्या था -1 से 1, उसे कंपेयर करोगे तो क्या ये एग्जैक्टली उल्टा है, नहीं है। ये इसके उल्टा कब हुआ, इसके रिवर्स में कब हुआ, जब इसको हम 1 1 बनाए, 1 1 on 2 फॉर्म किए। जब 1 1 on 2 नहीं फॉर्म हुआ था तब क्या ऐसा था, नहीं। इसका मतलब कि आप लोग ध्यान रखना कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स रेंज ऑफ एफ के इक्वल होगा, रेंज ऑफ एफ इनवर्स डोमेन ऑफ एफ के इक्वल होगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अब इसमें गलती क्यों सोचता है लोग, जनरली बच्चा क्या करता है, रिलेट कर लेता है रिलेशन से। रिलेशन में क्या होता है ना, डायरेक्टली किसी भी रिलेशन का इन्वर्स निकालोगे तो डोमेन रेंज बन जाएगा, रेंज डोमेन बन जाएगा, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई कंडीशन है नहीं डिफाइन करने का। वहां पर सीधे रिलेशन है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसका इन्वर्स रिलेशन होगा, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं है, क्योंकि फंक्शन 4 तरह का पढ़े ना आप, उस 4 में से 3 का तो इन्वर्स निकलेगा ही नहीं। 1 1 into का इन्वर्स नहीं निकलेगा, मेनी 1 on 2 का नहीं निकलेगा, मेनी 1 into का नहीं निकलेगा। इसका मतलब कि आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि कोई भी फंक्शन का इन्वर्स उसके डोमेन के बराबर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कब होगा, जब आपका ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो। इसका मतलब अगर कभी कोई कंडीशन ऐसा दिया है तो तुरंत समझ जाना कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। क्या समझोगे, फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है और इस तरह से आप यहाँ पर इसको ध्यान रख सकते हो। क्लियर है बात। अब यहाँ पर जो देखो हम लोग इन्वर्स तो फॉर्म किए, हम लोग क्या किए, इन्वर्स फॉर्म किए, लेकिन रियलिटी ये है कि भाई आपको तो फंक्शन तो साइन देगा, कोई फॉर्म करके तो देगा नहीं कि इतना पार्ट में करो, आपको तो कोई साइन फंक्शन देगा, आपको वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। तो आप कैसे रिलेट करोगे कि आपको डोमेन और रेंज बड़ा आसानी से निकल जाए। अब हमेशा ध्यान रखिए इस चैप्टर को अगर आईटीएफ को कंट्रोल करना है तो आईटीएफ के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो इसका रेंज। अगर आपने रेंज को ध्यान रख लिए तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत आ ही नहीं सकता है। इस चैप्टर में अगर आप कोई बच्चा गलती कर रहा है किसी भी एग्जाम में तो उसको एग्जैक्टली पता होता है कि वो गलत बनाया है, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि अगर किसी का आंसर रेंज के बाहर गया तो गलत है, उसमें कोई इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। अगर आपका गलत है तो आपको उसी टाइम पता होना चाहिए वो गलत हो चुका है। अब रीजन चाहे जो भी हो सकता है आपको बेसिक ट्यूमेट्री नहीं पता, उस वजह से नहीं बना पाए आप, लेकिन इसका आंसर जो होता है वो हमेशा रेंज में होना चाहिए। अगर रेंज के बाहर गया आपका आंसर गलत है। आईटीएफ का क्वेश्चन नहीं बनने का कोई रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि आईटीएफ वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। बस आपको थोड़ा ट्यूमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो इस चैप्टर को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं और रेंज वगैरह ध्यान रखो तो ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इन चीजों को समझने के लिए कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका रेंज, तो हम आपको बहुत कम इसमें कंसेप्ट में आपके पूरा चैप्टर कंट्रोल कर सकते हैं, बस आपको एक बार समझना है चीजों को। तो आपको करना क्या है, इस चैप्टर में पूरी तरह से सिर्फ साइन, कॉस और टैन को समझना है, ठीक है। बाकी जो सेक, कॉसेक, कॉट है उसको समझने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग इसी से हैंडल करेंगे, क्योंकि 3 को अगर संभालोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, 6 को संभालोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए साइन, कॉस, टैन को ही फोकस में रखना है आपको, और उसी से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बाकी को देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन एक्स, डोमेन और रेंज। तो आपको ध्यान क्या रखना है, साइन एक्स के बारे में, और साइन एक्स के बारे में ऑलरेडी जानते हो आप। अब उसी से हम इन्वर्स के बारे में बताएंगे आपको, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो इन्वर्टेबल बना के नहीं देगा हमें तो एक फंक्शन दिया जाएगा, उसके बारे में पूछा जाएगा। इसीलिए हम लोग जनरलाइज फॉर्म में समझेंगे। तो जैसे साइन एक्स का डोमेन आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे आप, रियल। रेंज क्या पूछेगा तो क्या बोलोगे, -1 से 1। तो आपसे बोला जाएगा अच्छा इसका इन्वर्स का बताओ, तो आप एक चीज देखे होगे जो उसका रेंज था वो इसका डोमेन हो गया, यहां से देख सकते हो। देखो जो रेंज था वो इसका डोमेन बना, और ये रेंज पहले से है, ये नहीं कि इन्वर्टेबल बनाया तब, ये पहले से रेंज है उसका। तो इसका मतलब ये है कि आप एक चीज यहाँ पर कंफर्म हो कि जो sin x फंक्शन का रेंज होता है वो इसका डोमेन तो हो जाता है ना। तो आप डोमेन इसका बोल दोगे -1 से 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रेंज क्या होगा तो अब आप रियल नहीं बोल सकते, है ना। जो उल्टा ध्यान रखते हो आप नहीं ध्यान रख सकते, क्योंकि आप ये सोचे हो कि इसका रेंज इसका डोमेन हो गया,
इसका डोमेन इसका रेंज हो जाएगा तो सीधा सीधा गलत है। और ये बात हम बता चुके हैं, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है ही नहीं। इसका मतलब इसका जो डोमेन है उसका रेंज नहीं हो सकता है। तो फिर रेंज कैसे निकालोगे? तो बहुत सिंपल है, आप ये सोचो साइन का वैल्यू जो है आपसे पूछा है 1 कब होगा? 90 पर। -1 कब होगा? -90 पर। तो इसका मतलब इसका रेंज हो जाएगा -90 से 90, -π/2 से π/2। सिंपल। रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2 हो जाएगा। अरे बस समझ में। अगर इसी तरह से आपको बोला जाए cos x, मान लो cos x का डोमेन क्या होता है? रियल। रेंज क्या होता है? -1 से 1। अब यहाँ पर आपसे बोला जाए cos इनवर्स x का बताओ डोमेन क्या होगा? तो डोमेन तो आप सीधे सीधे बोल दोगे -1 से 1, लेकिन रेंज क्या होगा? तो आप रियल नहीं बोल सकते। क्या होगा? कैसे निकालोगे? सिंपल, ये पता करो cos का वैल्यू 1 कब होता है? 0 डिग्री पर। -1 कब होता है? 180 डिग्री पर। इसका मतलब 0 से पाई होगा। इसका मतलब क्या होगा? 0 से पाई। अब ये 0 से पाई क्यों इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इसीलिए 0 से पाई लिखेंगे। जैसे आपको कंफ्यूजन होगा कि -1 तो पाई पर होता है, तो लेकिन वैल्यू तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना, इसलिए 0 से पाई। इसी तरह से अगर आपको बोला जाए tan x की बात करो, तो tan x का डोमेन क्या होता है बताओ? tan x का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, है ना? ऑड मल्टीपल है π/2 हटाना पड़ता है। तो रेंज क्या हो जाएगा? ऑल रियल या -∞ से +∞। tan x का डोमेन और रेंज आप ध्यान रख सकते हो। इसका जो अगर देखोगे तो यहाँ पर tan इनवर्स x पूछेगा, इसका डोमेन क्या होगा? -∞ से +∞ या रियल। रेंज क्या होगा? तो देखो tan का वैल्यू इन्फिनिटी कब होता है? 90 पर। -∞ कब होता है? -90 पर, यानी -π/2 से π/2। ठीक है, अब इतना ध्यान रख सकते हो। इसमें भी इतना भी ध्यान नहीं रखना है तो और इसको हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या, कि अगर आपसे पूछे साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, आप सिर्फ रेंज याद रखो कम से कम। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू आप क्या देख रहे हो? -π/2 से π/2। इसका मतलब आप अपने दिमाग फिट कर दो कि साइन इनवर्स का वैल्यू इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर इसके बाहर आपका आंसर आता है तो आपको खुद ही समझ जाना है कि आप गलत बनाए हो, उसमें कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा, मतलब आपको वो गलत है। तो साइन इनवर्स x का जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। सीधी बात है, ये आपको एकदम फिट कर लेना दिमाग में। इसी तरह से अगर आपको कोई बोले cos इनवर्स x का वैल्यू, तो इसका आंसर 0 से पाई के बीच में ही होगा, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। इसके बाहर है तो आपका गलत है। tan इनवर्स x की बात करेगा तो tan इनवर्स x का जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, इसके बाहर हुआ तो भी गलत है। यहाँ पर ध्यान रखना tan वाला में इक्वल नहीं लगेगा, क्योंकि tan 90 क्या होता है? अनडिफाइन हो जाता है। अरे बस समझ में। तो आपको यहाँ पर इस पूरे में से जितना अभी तक हम बताए हैं, इसमें से सिर्फ 2-3 बातों को ध्यान रखना है। पहली बात कि इन्वर्टेबल फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। दूसरी बात कि अगर डोमेन ऑफ एफ इनवर्स रेंज ऑफ एफ के इक्वल है या रेंज ऑफ एफ इनवर्स डोमेन ऑफ एफ के इक्वल है तो फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो ऐसा आप नहीं बोल सकते। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो है इस तीनों का रेंज। बस इतनी बात ध्यान रख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक में। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2, cos इनवर्स का 0 से पाई और tan इनवर्स का -π/2 से π/2। क्लियर है बात? तो ये रेंज आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन चाहे कोई भी हो आंसर यही होगा, इसके बीच में ही होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस सब चीज को नोट कर लो। क्लियर हो गया बात? तो इसको लिख लो, बाकी को हम लोग डायरेक्टली करेंगे। ये सब लिखने की जरूरत है? नहीं तो लिख लो, तुम लोग नहीं पढ़े हो तो लिख लेना ये। नहीं मतलब जैसे एक होता नहीं है कि, मतलब मुझे लगता है कि हर तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना? तो जेनजी वाले इसमें आ जाएंगे, मतलब हर तरह का एक्सपीरियंस हुआ है। ये अल्फा बीटा गामा सब तो मतलब मुझे लग रहा है कि उसको लगेगा कि मार्स पर से हम आए। अभी ये सब जो हुआ है, एक कल देख रहे थे हम न्यूज में, कोई स्कूल में बच्चा लोग जो है वो धरना बैठ गया था। हाँ, गर्ल्स लोग थी, वो बोली थी कि नहीं
कुछ ऐसा उसका मान था कि जब तक ये पूरा नहीं होगा हम लोग बैठे रहेंगे धरना पर। लखनऊ में। हाँ, तो उसको अल्फा बोलेंगे ना, ये स्कूल वाले बच्चे होंगे जो। ऑब्वियसली अभी अभी तो बताइए, अल्फा बीटा गामा सब आ गया, बताओ। तो अभी अल्फा ही चल रहा है ना, बीटा कब से बोलेंगे? बीटा कब से आएगा? 40-50 के बाद से। नहीं, 1997 से 2012 हुआ तो कितना हुआ, 12 3 15 साल हुआ ना, 2030 के आसपास। है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेनजी जब इतना तूफानी है तो अल्फा क्या होगा। और बीटा बारे में सोचो, गामा तो सीधे आग लगाएगा। कि मतलब फायर होगा, फायर। वो पुष्पाराज बन जाएगा सब। झुकेगा नहीं। नहीं। बीटा। हाँ? अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि नहीं, ये जो बीटा गामा जो होगा उसका बाप होगा जेनजी। और जब बाप इतना अग्निहोत्री सब है तो जब पिताजी हैं 2G वाले तब तो ये बचवा सब जो है एकदम आग लगा रहा है। सोचो ये पिताजी ही 5G वाला रहेगा। तो बेटा सब क्या करेगा। 2G भी नहीं था, सही बात है। 2G भी तो हम लोग के टाइम पर आया है इंडिया में, मतलब। मुझे लगता है कि 2000 से पहले फोन रेयर केस में लोगों के पास था। 2000 के बाद ही लोगों के पास फोन आया है। आई थिंक 2005 के आसपास जो है वो छोटा वाला सेट आना शुरू हो गया था। हाँ चलता था, लेकिन मैक्सिमम लोग के पास जो फोन आया है देखोगे तो रेयर केस में, बोले तो रेयर केस में कहीं मेट्रो सिटी के अंदर जो लोग रह रहा है, ठीक है, उस तरह से। अब फोन तो पहले तो एंटीना लगाता था लोग फोन के लिए भी। फोन। हाँ। नहीं नहीं, फोन के लिए भी हम देखे हैं कि शुरू शुरू में एंटीना लगाया जाता था और तुमको जहाँ पर बात करना है एंटीना से कनेक्टेड रहता था, वहीं पर जाके बात कर सकते थे। नहीं, लैंडलाइन नहीं, मोबाइल फोन में भी एंटीना होता था। नहीं नहीं, हम देखे हुए हैं, ये मेरे यहाँ था ये सेटअप। हम्म। पहले जो है ना एंटीना लगाया जाता था घर के ऊपर, ठीक है, और उसमें तुमको फिर वहीं पर जाके बात करना पड़ेगा, मोबाइल की इधर लेके नहीं जा सकते, नहीं तो नेटवर्क ही नहीं होता था। फिर जब नेटवर्क लगाया गया हर जगह, जैसे एयरटेल या फिर बहुत सारा, पहले तो बहुत सारा था ना, एयरटेल, टाटा डोकोमो, एयरसेल, वोडाफोन, यूनिनॉर, हाँ आइडिया, ठीक है, तो काफ़ी सारा था पहले, ठीक है। लेकिन पता है ये सबसे ज़्यादा गलत हुआ है इंडिया में। नेटवर्क जितना ज़्यादा रहता है उतना बेटर रहता है, क्यों नहीं, कि अभी देखो इतना रिचार्ज वगैरह महंगा कर रहा है, मनमानी किया जा रहा है। और हाँ, क्योंकि अब ये दो ही है ना, तो देखा जाए तो ये दोनों आपस में जो करेगा जनता के लिए मुश्किल कर रहा है। नहीं तो अगर जितना ज़्यादा रहे नेटवर्क वाले रहते हैं उतना बेटर रहता। हम्म। सीधे बढ़ा देता है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी देखोगे तो 40-50 रुपये ऐसे बढ़ा दे, ऐसा लग रहा है कि मतलब नॉर्मल बात है। हम्म। मतलब 400 रुपये, लगभग 350-400 रुपये ले रहा है वो लोग रिचार्ज का। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है जी। और वो भी उस कंट्री में, जिस कंट्री में देखोगे तो जो मतलब लेबर है उनको 700 रुपये दिया जा रहा है, 700 to 800 पर डे मात्र। और वहाँ पर 400 का रिचार्ज हो रहा है। बहुत गलत है ना ये तो। ठीक है। और दूसरी बात है, बिना फ़ोन के तुम रह भी नहीं सकते, क्योंकि आजकल हो गया ना सारा कनेक्टिविटी है उसमें। एयरटेल तो वाले तो, और वो तो सुपरमैन है, वो तो जिस दिन खत्म होगा उससे अगले उसी दिन बंद करता है, उसी टाइम। अगर 10 बजे तुम्हारा खत्म हुआ है, 10 बज के 1 मिनट पर तुम्हारा बंद रहेगा आउट गोइंग। इनकमिंग, हाँ, इनकमिंग में 1-2 दिन बंद कर देता है। नहीं, जो भी होगा उसका जो भी टाइमिंग होगा, लेकिन वो बंद करता है, ठीक है, 1-2 दिन में तो इनकमिंग भी बंद कर देता है कि इनकमिंग भी नहीं होगा। हाँ, जियो में रहता है। हाँ, वो थोड़ा मेहरबानी दिखा रहा है। एयरटेल का लोग इसलिए लिया ना, क्योंकि एयरटेल में क्या था कि नेटवर्क उसका थोड़ा स्ट्रांग रहता था, मतलब गांव एरिया में खास करके, तो। लेकिन वो पैसा शुरू से ज़्यादा लेता है। बीएसएनएल को तो गवर्नमेंट कुछ किया ही नहीं, तो क्या ही होगा, वो तो गवर्नमेंट का ही था, उसको हैंडल नहीं कर पाया ठीक से।
बीएसएनएल का फुल फॉर्म चल रहा पहले चलता था, भाई साहब नहीं लगेंगे। तो उसका, लेकिन बीएसएनएल रहना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा, मतलब नॉर्मल लोग जो जो सिर्फ कॉल कर रहा है, 25-30 रुपये में उसका मंथली हो जाता काम। बंद नहीं हुआ, लेकिन काम ही नहीं करता है तो बंद ही समझो इस तरह से। 1000 लोग में से 2 लोग भी नहीं हुआ जिसके पास बीएसएनएल होगा। हाँ, नेटवर्किंग रहता है। इसको सस्ता करने के लिए अदानी को आना पड़ेगा बीच में। नहीं, अपना नेटवर्क को लॉन्च करना पड़ेगा, तो अंबानी को तो वही टक्कर दे सकता है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये तीनों ध्यान रखो, है ना। -π से π/2, ये होता है 0 से पाई, ये क्या होता है tan इनवर्स का x वैल्यू -π/2 से π/2। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। हटा दे इसको, लिख लिया ना। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जैसे कि बेसिक क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे मान लो आपको बोला गया कि साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा। ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, 30 डिग्री, है ना। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, 5/6, 5/6 हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू आया आपको देख लेना, इसके रेंज में है कि नहीं, तो रेंज में है 5/6। जैसे अगर आपको बोला गया कि मान लो साइन इनवर्स ऑफ, या ऐसे लिख दिया गया कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 क्या होगा, तो कॉस इनवर्स √3/2 क्या होगा, 5/6 होगा। तो 0 से पाई के बीच में तो 5/6 होगा। आपको बोला गया साइन इनवर्स ऑफ, बताओ, माइनस ऑफ √3/2। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। तो आपको यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स में माइनस जो रहेगा, माइनस को बाहर कर सकते हो आप। ठीक है, ये हम प्रॉपर्टीज लिखाएंगे अभी। इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3/2। अब बताओ साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है, 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री पर, तो कितना हो गया -π/3। अब देखो ये उसके रेंज में आ रहा है ना, -90 से 90 के बीच में, तो करेक्ट है आपका। जैसे आपको बोला गया कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2, तो क्या होगा। अब यहाँ पर कॉस में ध्यान रखना है कि माइनस बाहर नहीं होगा, और इसका अगर आपने आंसर -π/3 -π/6 दे दिया तो ये गलत है ना। जैसे कॉस इनवर्स का, आप कई बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि मतलब माइनस ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 लिख लेते हैं, और √3/2 कब होता है, बोलो, कॉस का √3/2 का 30 डिग्री पर, तो आप सोचोगे -π/6 हो जाएगा, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अब ये गलत कैसे है, आप खुद ही समझ लो, कि इसका रेंज क्या है, 0 से पाई, -π/6 उसके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सीधे सीधे रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बात की बात है, लेकिन ये रॉन्ग है, ये बात आपको पता चल जाना चाहिए। समझा ना बात, कि इसका आंसर -π/6 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि -π/6 उसके रेंज के बाहर है, 0 से पाई के बीच में है। वैल्यू क्या होगा अलग मैटर है, लेकिन आपको गलती पहले पता चल जाना चाहिए कि ये आंसर नहीं हो सकता है इसका। क्लियर है बात। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स -√3/2 है, तो माइनस कॉस में से बाहर नहीं आ सकता है। ये प्रॉपर्टी जो हम अभी लिखाएंगे आपको, तो ये होता क्या है, इसको लिखना होगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पाई माइनस कॉस का वैल्यू √3/2 कब होता है, 5/6 पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5π/6। क्या हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा। और इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब वैल्यू बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग के लिए ये जो है ना प्रॉपर्टीज, इसका जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा इसका प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज को यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज नंबर 1, ठीक है, प्रॉपर्टीज जो समझना आपको, इसका पहला प्रॉपर्टी देखो क्या है। पहला प्रॉपर्टी यही है कि जैसे साइन इनवर्स ऑफ -x रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, है ना, ऐसा आप लिख सकते हो। tan इनवर्स ऑफ -x रहेगा, tan इनवर्स ऑफ -x, तो tan इनवर्स ऑफ -x को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ tan इनवर्स x। लेकिन cos में आप ऐसा नहीं लिख सकते, cos इनवर्स ऑफ -x रहेगा, तो आप इसको लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। आ रही बात समझ में। इसका मतलब अगर आपको बोला साइन इनवर्स ऑफ -1/2 क्या होगा, तो आप बोल सकते हो माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2, और वैल्यू कितना हो जाएगा आपका sin 30 यानी -π/6। यहीं पर अगर आपको बोला गया cos इनवर्स ऑफ -1/2, तो आप माइनस बाहर मत निकालना, क्या करोगे, पाई माइनस
कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 लिखना पड़ेगा आपको, और ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/3, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई/3। लेकिन tan अगर रहेगा तो tan इनवर्स ऑफ -1 बाई मतलब सपोज √3 है, तो आप इसको माइनस बाहर कर सकते हो और tan इनवर्स ऑफ 1/√3 हो जाएगा। tan 1/√3 का वैल्यू कितना होता है बोलो, 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा आपको -π/6। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, देखो -π/6 आया, ये इसके रेंज में आ रहा है, -π/2 से π/2 बीच में, यहाँ पर -π/6 आया, ये भी इसके रेंज के अंदर है। लेकिन अगर सोचो तुम अगर डायरेक्टली इसको -π/3 लिखते तो क्या इसके रेंज में आता, नहीं आता। तो इस रेंज में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाई माइनस π/3 करना पड़ता है। अरे मैं समझ में, तो इसीलिए यहाँ पर आप ध्यान रखना, कॉस के अंदर नेगेटिव रहेगा तो क्या करोगे, पाई माइनस π/3 करके एंड देन सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर सेक वेक में आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो सेक इनवर्स 2 पूछा गया आपको, कॉसेक इनवर्स 2 पूछा गया आपको, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो उसके सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक और प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग फिर सेक कॉसेक कॉट का भी निकाल सकते हैं वैल्यू, किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये बात आप इजीली समझ जाओगे। तो देखो जैसे प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो, अगर प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हो तो होता क्या है कि आप यहाँ पर अगर आपसे बोला है कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स जो है ना साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x, यानी एंगल को रेसिप्रोकल कर दो। अगर आपको ये जानना है कैसे तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे देखो लेट साइन इनवर्स 1/x या कॉसेक इनवर्स 1/x को ले लो, कॉसेक इनवर्स x को आप थीटा मान लो। क्या मान लो, थीटा मान लो। तो मुझे बताओ x बराबर क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। अगर कॉसेक इनवर्स x को थीटा मान लिया हम लोग तो x बराबर क्या हो गया, कॉसेक थीटा ना। ये बात तो आप लोग अच्छे से जानते हो, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, ये तो जानते ही हो। तो मुझे बताओ साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। ना थीटा किसको एज्यूम किए थे, कॉसेक इनवर्स x को, इसका मतलब कॉसेक इनवर्स x किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स 1/x। अरे बस समझ में। तो यहाँ पर आप ये बात ध्यान रख सकते हो। इसका मतलब कोई भी वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करना, साइन में चेंज कर लेना, क्योंकि साइन का तो रेंज वगैरह याद है आपको, पर कॉसेक का याद रखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा आपको। इसीलिए आप क्या करो, कन्वर्ट कर लेना साइन में। जैसे अगर आपको बोला गया सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है, इसका मतलब अगर कॉट इनवर्स एक्स पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे, टैन इनवर्स ऑफ 1/x। क्लियर हो गई बात, है ना। तो ये बहुत आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हो। इसका मतलब एंगल को रेसिप्रोकल करने से ये क्या हो जाता है, आपका फंक्शन चेंज कर जाता है, टैन कॉट में, साइन कॉस सेक में, सेक कॉस कॉस में। क्लियर है बात। तो आप इस प्रॉपर्टी को ऐसा नहीं कि वैल्यू निकालेंगे यूज करना, बहुत जगह ऐसे भी यूज होगा ये। जैसे डिफरेंशिएशन में भी इस तरह का कंसेप्ट यूज होता है कि आपको बोलेगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको ऐसा देगा, एक क्वेश्चन आपको इनवर्स में करवाए भी थे, कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x² / 1 + x²। ठीक है, ऐसा दे दिया आपको, प्लस ऑफ यहाँ पे दे दिया गया कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 + x² / 1 - x²। बोला इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो देखो 1 - x² 1 + x², ये कॉसेक है तो इसको हम साइन में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1 - x² 1 + x² हो जाएगा। और फिर एक प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 90 डिग्री होगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1 - x² / 1 + x²। और अभी एक प्रॉपर्टी लिखाएंगे आप लोग को हम कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और tan मतलब 90 डिग्री हो गया तो 90 क्या कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो समझो ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया अगर प्रॉपर्टीज पता है तो, और नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपको झेला जाएगा। अरे भी समझ में। तो प्रॉपर्टीज जो है ना आईटीएफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से ध्यान रखना, समझ के ध्यान रखना है। ये भी नहीं कि मतलब ऐसे सीधे लिख देंगे, प्रॉपर्टीज को समझना है कि किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको गलती भी नहीं होगा और आपको एक श्योरिटी रहेगा कि ऐसा होता है। क्लियर है बात। तो ये यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। क्लियर है बात। तो इसको पहले लिखो, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। लो क्लियर हो गया बात। यहाँ पर ये सब आप ध्यान रख सकते हो। ना नेक्स्ट देखो, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 जो इसका बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी ये है आपका कि जैसे आपको बोला गया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर आपसे पूछा गया तो इसका जो वैल्यू है वो एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स। लेकिन कब, ये अपने रेंज में। अब यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन क्या होता है आपको
कि आखिर इसमें किसका रेंज की बात हो रहा है, क्योंकि इनवर्स भी और साइन भी है, दोनों है ना इसके अंदर, तो रेंज साइन का तो अलग होता है, इनवर्स का अलग होता है। अब एक पंगा और है इसमें, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ना इसी के जैसा दिखता है, वो होता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वैल्यू इसका भी एक्स होता है। तब दिमाग में आता है कि किसके रेंज में कौन क्या जाएगा, तो आप कैसे समझोगे, तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर देखा करो, आप वैल्यू निकाल किसका रहे हो, इनवर्स का, इसका मतलब इनवर्स का रेंज। अब यहाँ वैल्यू किसका निकाल लो, साइन का, इसका मतलब साइन का रेंज। अरे वो समझ में, तो इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, इसका मतलब -π/2 से π/2 होना चाहिए यहाँ पर। अरे समझ में, अगर आपसे पूछा जाए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1, क्योंकि साइन का रेंज क्या, तो -1 से 1, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है। इसका मतलब साइन इनवर्स x को हम x लिख सकते हैं, कब, जब x की वैल्यू क्या हो, -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए cos इनवर्स ऑफ cos x, तो cos इनवर्स ऑफ cos x की वैल्यू भी x होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 0 से π। और tan इनवर्स ऑफ tan x का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ tan x रहेगा, तो इसका वैल्यू भी x होता है, व्हेन x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा, इसमें क्लोज इंटरवल होगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखोगे ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ cos इनवर्स x, ये भी x होगा, और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका -1 से 1। और अगर आपको बोला जाए tan ऑफ tan इनवर्स x, तो tan ऑफ tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, x यहाँ पर भी होगा, पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑल रियल, या -∞ से प्लस, ठीक है। अब ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है, समझिए। जैसे अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, आपको बोला गया कि साइन इनवर्स ऑफ, बताओ साइन π/4 क्या होगा, ठीक है। तो देखो π/4 इसके रेंज में आ रहा है ना, तो आप डायरेक्टली आंसर π/4 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका सही हो जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 के वैल्यू पूछा गया, तो आप क्या बोल सकते हो, π/4 बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर हम आपसे पूछते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4 के वैल्यू बताओ क्या होगा, और आपको आप पढ़ रखे हो कि साइन इनवर्स साइन x होता है, तो आप सोचोगे कि इसका वैल्यू 3π/4 बोल देंगे, ये गलत है, और ये आपको खुद ही पता चल जाने गलत है। क्यों, क्योंकि इसका रेंज क्या है, -90 से 90, और ये कितना है 135 डिग्री, तो ये तो श्योर है कि ये आंसर नहीं होगा। क्या होगा ये तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, पर ये नहीं होगा, 3π/4 नहीं हो सकता। इसलिए हम आपको बोले थे कि इसके क्वेश्चंस में आपको गलत कैसे होगा, कहाँ पर हो रहा है, ये खुद पता चल जाएगा आपको। तो हम लोग यहाँ पर देखो, इसमें समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x वैल्यू हम लोग क्या पढ़े थे, x। अब ये जो प्रॉपर्टीज पढ़े हम लोग, इसमें क्या पढ़े हम लोग कि साइन इनवर्स साइन x वैल्यू x होता है, पर ये कब होता है, जब x वैल्यू क्या -π/2 से π/2, यानी सिंपली ध्यान रखो अपने रेंज में होता है। cos इनवर्स cos x वैल्यू क्या होता है, x होता है, कब, अपने रेंज में होता है। tan इनवर्स tan x वैल्यू x होता है, कब, अपने रेंज में होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि साइन इनवर्स साइन π/4 क्या होगा, तो आपको देखना है कि जो वैल्यू पूछा जा रहा है उसके रेंज में है कि नहीं। अगर रेंज में है तो डायरेक्टली आंसर बोल देंगे हम लोग, जैसे आपको बोलेगा साइन इनवर्स साइन π/4, अब π/4 क्या है, -90 से 90 के बीच में है, तो हम लोग आंसर क्या बोल देंगे, π/4 हो जाएगा। लेकिन साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4 का वैल्यू पूछा गया, तो आप खुद सोचो कि 3π/4 क्या -90 से 90 के बीच में है, नहीं है, क्योंकि 3π/4 135 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब इसका आंसर 3π/4 तो नहीं होगा। समझ आ रहा बात, इसका मतलब ये भी नहीं कि क्वेश्चन गलत है। आपको करना क्या पड़ेगा, इसको सॉल्व करके जो बेसिक ज्योमेट्री होता है क्लास 11th वाला, वो लगा करके आपको इसके रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। जब आप इसके रेंज के अंदर ले आओगे तब जाकर इसका आंसर कर सकते हो, नहीं तो इसका आंसर नहीं कर सकते आप। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो समझो। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4 पूछा गया, तो मुझे बताओ क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, 3π/4 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं ना। अब ये क्वाड्रेंट अगर आप लोग जानते होंगे तो ये क्या होता है 0, ये क्या होता है π/2, ये क्या होता है पाई, ये होता है 3π/2, ये कितना होता है 2 पाई। तो पाई माइनस π/4, पाई कहाँ पर, यहाँ पर है, माइनस को तो किस क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4, और साइन π, अब तो रेंज में आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4। अरे सर, जैसे अगर मान लो आपको बोला गया साइन इनवर्स ऑफ साइन, मान लो आपको बोला साइन इनवर्स ऑफ साइन 15 पाई बाई, मान लो आपको दे दिया, या ऐसे ले लो सपोज 16 π/3, बोला बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू देखे तो खुद ही लग जाएगा कि ये रेंज के बाहर है, पर इसको रेंज में ला सकते हैं। कैसे लाओगे रेंज में, तो बहुत सिंपल है, क्या करोगे, साइन इनवर्स ऑफ 3 से डिवाइड कर दो, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम जाएगा ये,
5 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 प्लस 5/3। ठीक है, क्या करना है, जब भी ये वैल्यू पूछा जाए और रेंज में ना रहे तो नीचे वाले से डिवाइड कर दो और देखो कि कितने टाइम जा रहा है। अब जो टाइम जाएगा वो यहाँ पे लिख लो और फिर रिमाइंडर जो रहेगा वो साइड में लिख लो। इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर आपका रिमाइंडर 1 से ज्यादा आया तो आप एक आगे बढ़ जाना। रिमाइंडर 1 से ज्यादा आया तो क्या करो, एक आगे बढ़ जाओ। जैसे मान लो कि रिमाइंडर 2 आ गया या 3 आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप अभी 5 टाइम गए थे ना, 6 टाइम चले जाना। ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका रिमाइंडर 1 होना जरूरी है। उसका कारण क्या है कि जो भी हम लोग डिफाइन करते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को, वो एक्यूट एंगल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, एक्यूट एंगल के लिए। अगर आप रिमाइंडर 1 से ज्यादा ले लोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल में चला जाएगा और देन आपका वो जो कंसेप्ट है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे बस समझ में। तो यहाँ पर देखो 5 पाई प्लस 5/3। अब बताओ 5 पाई किधर होगा, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर होगा, है ना, प्लस 5/3 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 5/3। और अभी आपको पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 5/3। और माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन 5/3 आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 5/3। और ये इसका आंसर होगा। आगे समझ में, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो अगर हम बोल दिए आपको cos इनवर्स ऑफ cos 15/4 के वैल्यू बताओ क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 15/4 तो इसका आंसर नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है। 15/4 इसका आंसर होगा, नहीं होगा। तो 15/4 तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं इसको। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखो आप, cos इनवर्स cos कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाओगे तो रिमाइंडर ज्यादा बच जाएगा, तो 4 टाइम चले जाओ। तो 4 पाई माइनस 5, 4 पाई माइनस 5। अब 4 पाई माइनस 5 करोगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। ये कितना हो जाएगा, cos 5। और cos इनवर्स cos 5 आंसर क्या हो जाएगा, 5/4 ये आंसर हो जाएगा। अरे बस समझ में, यानी क्या समझिए, आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ दे दिया आपको 31/6, बोला गया इसका वैल्यू बता क्या हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए cos इनवर्स ऑफ cos 31/6 है, क्या लिखेंगे, 5 पाई प्लस 5/6। अब 5 पाई प्लस देखो 5/6 कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो आपको क्या मिलेगा, cos इनवर्स ऑफ माइनस cos 5/6। अब आपको बताया था cos इनवर्स में माइनस बाहर नहीं आ सकता, तो क्या लिखेंगे आप इसको, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 5/6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 5/6 और आंसर क्या हो जाएगा, 5/6। और ये इसका आंसर हो जाएगा। अरे समझ में, तो मतलब सिंपल है, लेकिन आप इसको अगर बेसिक जानते हो तो बहुत आसान है। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, नोट कर लो।